पुराना फिल्मी डायलॉग है, आपने कई बार सुना होगा, जिनके घर शीशे के होते हैं वाला। सियासत में राजनीतिक दलों के घर शीशे के ही होते हैं और वो दूसरों के घरों पर पत्थर भी खूब फेंकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सियासी लड़ाई अब सच झूठ पर आ गई है। कांग्रेस के नेता पाटिल साहब का कहना है कि झूठ बोले कौवा काटे गाना पीएम मोदी पर चरितार्थ होता है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों को झूठ का पुलिंदा ठहरा चुकी है। दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब दोनों अपने वादों का रिपोर्ट कार्ड जुबानी न बताएं बल्कि जमीन पर हकीकत दिखाएं। चलिए आज कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल बयानों के आगे अपने कही बात साबित कर पाते हैं या नहीं। मेरे साथ जो आज डिबेट में गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, मैं आपको एक बार उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेश कटारा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और डॉक्टर हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सबसे पहले वो बाइट सुन लीजिए जिसकी वजह से आज चर्चा का ये विषय हमें चुनना पड़ा है। 70 के दशक में एक बॉबी नाम की फिल्म काफ़ी फेमस हुई थी। उसमें गाना था, झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरिए। तो ये मोदी जी जो कल से बोल रहे हैं और साइन सिग्नेचर कर करके जो दे रहे हैं, तो वो झूठ बोले कौवा काटे से कम नहीं है। एक तो जो भी बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कांग्रेस से अभी सीखना उन्होंने शुरू किया है। पहले कसम मिट्टी की, सौगंध है मुझे मिट्टी की, देश में बिकने नहीं दूंगा, आधे से ज्यादा पीएसयू बेच चुके हैं। सबसे पहले राजेश कटारा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक बात तो मुझे ये कहनी पड़ेगी कि आप लोग भी अब नॉर्मल पीसी में तड़का लगाना सीख गए हैं। पाटिल साहब जब पीसी में आए तो नमकीन के पैकेट्स, बिस्किट का पैकेट और भी न जाने क्या क्या लेकर आए अपनी बात को साबित करने के लिए, जो कि जुबान से भी साबित हो सकती थी। लेकिन ये सब तो प्रदेश में भी महंगा है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं महंगाई पर ही आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि महंगाई ने आपको जितना झुलसाया उतना और किसी दल को इस देश में कभी झुलसाया नहीं है किसी ने। देखिए, महंगाई आज अगर कुछ है तो केंद्र की नीतियों की वजह से ही है। अच्छा, कोई राजस्थान की कोई नीति, केंद्र की नीति की वजह से ही महंगाई बढ़ती है। केंद्र की नीति की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। केंद्र ने जो वादे करे उस वादे पे वो खड़े नहीं उतरे। आज किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, कहाँ किसानों की आय दुगनी हुई? आप बताइए। आप आज जो बात इन्होंने वादा करे, आप बताओ, हमारी गारंटी और इनके वादे, इस चीज को तो आप जानते हो ना। इन्होंने जो वादे करी है 2014 में सरकार में आने से पहले इन्होंने क्या क्या वादा करे, अगर ये आज में इन्होंने जो वादों के किए और उन वादों को वापस अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाऊं। हाँ जी बिल्कुल दिलाएं यार। आपने पिछले चुनावों में लैपटॉप और टैबलेट बांटने का वादा किया था, इस बार उसको गारंटी की श्रेणी में रख दिया। आपने पिछले चुनावों में संविदा हटाने का वादा किया था, इस बार उसको गारंटी के आसपास भी नहीं रखा। पिछले चुनावों में आपने रोजगार का वादा किया था, इस बार 7 गारंटियों में रोजगार का ही नहीं है। तो झूठ बोलने पर कौवा किसे काटेगा? देखिए, रोजगार हम दे रहे हैं ना, नरेगा में रोजगार लाए ना, 7 दिन का रोजगार दे रहे हैं हम लोग। आप नरेगा को रोजगार काउंट कर रहे हैं सर? बिल्कुल, नरेगा को रोजगार क्यों नहीं काउंट करेंगे? आप बताइए। तो फिर अगर पीएम मोदी पकौड़ा बेचने वाले को रोजगार में काउंट कर लेते थे तो क्या गलत कर देते थे? सर, सारी चीज रोजगारों में कर रहे हैं। महंगाई पे भी काफी हद तक हम लोग अंकुश लगाए हुआ है। पर आप खुद देखिए, आज जिस तरह के वादे थे, आज देश को जितनी उम्मीद थी, जिस तरह से इनको सत्ता परिवर्तन हुई 2014 में, क्या वो उस पर 100% क्या कितने परसेंट खड़े उतरे? आप बता दीजिए। ये 5 गारंटी ऐसी बता दीजिए, 5 वादे ऐसे बता दीजिए कि इन्होंने पूरे करे हुए। क्या 2 करोड़ नौकरियां अगर देते तो 10 साल में कितनी नौकरियां हो जाती है? आप बताइए। चलिए रोजगार पर ही बात कर लेते हैं। रोजगार पर एक फैक्ट जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना चाहता हूं वो ये है कि जितनी नौकरियों का वादा था उतनी नौकरियां इस शासनकाल में कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले की सरकार भी उसे कंप्लीट नहीं कर पाई थी। लेकिन रोजगार एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसला है, इस पर बातचीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मैं आपके पास आ रहा हूं अशोक सिंह जी। मुझे एक बात बताइए, जब नौकरी पर कोई छोड़ समझ में नहीं आया तो आपने कौशल विकास की बात की। कौशल विकास देने के लिए पॉलिटेक्निक आईटीआई पहले से थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर कौशल विकास देने पर जोर दे रहे थे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि रोजगार पर अगर ये सब कुछ दिखावा नहीं था तो फिर क्या था?
देखो, सबसे पहले तो कहता हूँ कि इनके जो झूठ बोले कौवा काटे। और मुझे लगता है कि राजस्थान को आईना दिखाने के लिए वो कह रहे थे कि गहलोत साहब को कह रहे थे कि साहब आपने जो झूठ बोला, जो रोजगारी का वादा किया कि हम रोजगार देंगे, लेकिन पेपर लीक करा दिया आपने तुम। और लोगों के जो युवाओं के सपने थे, उनके परिवारजनों के जो उन्हें आस लगाई थी, उनके पैसों को आपने बर्बाद करने का ये सपने यूपी में नहीं थे, गुजरात में नहीं थे। मैं कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर 19 पेपर लीक हो जाए और जिस प्रकार से आरपीएससी का कोई मेंबर पकड़ा जाए, बाबूलाल कटारा, और इन्हीं के कोई पूर्व मंत्री हों, गोपाल केशव जी, उनको पकड़ा जाए, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग सम्मिलित हो जाएं उसमें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, और मंत्री सुभाष गर्ग जैसों पर आंच आ जाए, तो बताइए इससे ज्यादा बर्बादी। पिछले 3 साल में रेलवे की नौकरी निकालो, इसकी नौकरी निकालो, उसकी नौकरी निकालो, क्या ये सेंटर के अगेंस्ट प्रदर्शन नहीं हुए हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर लीक के अंदर यदि सरकार षड्यंत्र में शामिल हो, और उसमें जिस प्रकार से आप देख लीजिए, जैसे एसीबी ने कार्रवाई करी और उसके बाद में ईडी ने उसमें सर्च किया, और सर्च के अंदर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, सोना बरामद होता है, ठीक है, और उसकी चेन आगे तक चल रही है सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर। नहीं, मैं आपसे, अशोक सिंह जी, जहां पर बातचीत रुकी उसी को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नौकरी के वादे तो आप भी किया करते थे, अब आपके वादों में नौकरी की झलक नहीं मिलती, न सेंटर में और न ही स्टेट में। अब तक आपने कोई खुलकर ये बोला है कि हम इतनी नौकरियां तो पक्का 101% एक साल में दे देंगे। देखो, मैं पहले स्टेट की बात बता दूं आपको। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने 2,20,000 लोगों को सरकारी नौकरी में देने का काम किया। और वादा 5 का था। किसका? आपका? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर बाद में हमने 56,000 के लगभग हमने शिक्षकों की भर्ती निकाली, ठीक है, और उसके बाद में सरकार आ गई। फिर पुलिस कांस्टेबल हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, उसमें हमने भर्ती का किया था, अनाउंस किया था उसके अंदर। वो मैं आपका मेरा डाटा मेरा पूरा रिसर्च किया हुआ है। ये सब अनाउंसमेंट थे, आप भी जानते? नहीं, 56,000 की वैकेंसी में निकल गई थी, एग्जाम भी कंडक्ट हो गया था, लेकिन कांग्रेस चल गई थी कोर्ट के अंदर कि साहब चुनाव चल रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए। ये भी कांग्रेस के लोग गए थे। और जहां तक आपने कहा कि मैं आपको एक और बताऊं, यदि गारंटी हम बात करें, राजस्थान में आप क्या देख रहे हो? कानून देख रहे हो कि लहूलुहान नहीं हो रहा क्या? और किस कारण से हो रहा है? सरकार की आपसी घमासान से हो रहा है। और बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या कोशिश कर रहे थे? किताबों में महाराणा प्रताप बैठा दो, अखबार को महान लिखा दो आप। तो ऐसा काम राजस्थान की सरकार ये कर रही थी। मैंने एक आपको उदाहरण के रूप में, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन रोजगार पर मैं हेमंत भाई जी आपके पास आ रहा हूं। भाई जी, मुझे आप बताइए, रोजगार एक ऐसा इशू रहा है जिस पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी कमीज ज्यादा सफेद है। जी, देखिए स्वप्निल जी, हो क्या रहा है, रोजगार की बात करें या और दूसरे इश्यूज की बात करें, एक रिवाज के लिए जिद्दोजहद हो रही है। कांग्रेस तो चाहती है कि रिवाज बदल जाए, 5 साल में सत्ता परिवर्तन की, और बीजेपी चाहती है रिवाज जारी रहे। इसी के इर्द गिर्द सारे समीकरण घूम रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी, गारंटी यात्रा भी वो शुरू करने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो गृह मंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं। अब मैं 7 गारंटियों के बदले उनसे 7 गारंटी और मांग रहा हूं जनता की तरफ से, वो आप सुन लीजिए तफसील से। अरे भाई, आपने सत्ता में अगर आप वापस आए तो आप ये भी गारंटी दे दीजिए कि आपके यहां तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। अरे भाई, आप सत्ता में वापस आए तो ये भी गारंटी दे दीजिए कि महिला सुरक्षा की क्या गारंटी होगी, अमन चैन शांति की क्या गारंटी होगी राजस्थान में, आप ये भी गारंटी दे दीजिए। अरे भाई, आप ये भी गारंटी दे दीजिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पटरी से नहीं उतरेगी, कितना कर्जा आप लेंगे, ये कितना आप फ्री बीज की स्कीम्स चलाएंगे, आप ये भी गारंटी दे दीजिए। आप गारंटी ये भी दे दीजिए कि आरपीएससी जैसी संस्था, कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्था, महिला आयोग जैसी संस्था, बाल आयोग जैसी संस्था, निःशक्तजन आयोग जैसी संस्था, इन संस्थाओं के पदों पर नीलामी नहीं होगी, ये भी गारंटी आप दे दीजिए। ये पदों पर भारी नीलामी हुई है, खुले में नीलामी हुई है, और आपके ओएसडी सुपर चीफ मिनिस्टर बनकर और उन्होंने पदों की नीलामी की है, खुलेआम की है। जनता में पूरा मैसेज है। आप गारंटी ये भी दे दीजिए कि प्रदेश में दोबारा मानेसर कांड नहीं होगा। पूरे 5 साल अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट में निकल गए, और आपने फिर आज आप स्वप्निल जी जयपुर में बड़े बड़े होर्डिंग्स देख लीजिए, होर्डिंग्स पर आला कमान गायब है, लिखा है काम किया दिल से कांग्रेस फिर से। और फोटो किसकी है?
डोटासरा जी की और अशोक गहलोत जी की। और अशोक गहलोत जी कहते हैं कि साहब कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ती और अब इस बार भी नहीं छोड़ेगी। और उसके जवाब में सुनिए हाँ। और उसके जवाब में हाँ। सचिन पायलट जी नामांकन के वक्त टोंक में क्या कहते हैं कि किसी के कहने से या घोषित करने से सीएम नहीं बनता, सीएम आला कमान बनाएगा, सीएम विधायक दल बनेगा। तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? और बीजेपी ने तो अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया। अरे कब घोषणा पत्र जारी करेंगे? उनको लिस्ट निकालने से फुर्सत नहीं है। तो तमाम तरह की बातें हैं, बेरोजगारी की हम बात करें, अमन चैन की हम बात करें, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, तुष्टीकरण, सुरक्षा, अमन चैन, इकोनॉमिक्स, ये तो जो आपने गारंटी के तहत मांगा है वो साल दर साल बिगड़ी है इनकी स्थितियां। वो ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं 5 साल में बिगड़ी। अगर हम 20 सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तो हर साल इसमें वृद्धि हुई है। नहीं, देखिए अभी जो इन 5 सालों में जो हुआ, और अच्छा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की तो आरोप आज के थोड़ी है, आजादी की बात से ही है ये आरोप। तो अब आप देखिए ना कि जो पुरानी जयपुर शहर में जो हुआ है उसमें उन दुकानदारों की क्या गलती थी और उनकी पुलिस ने सुनी भी नहीं। तो आप करौली कांड देख लीजिए, आप उदयपुर कांड, तमाम कांड आप देख लीजिए। तुष्टीकरण नीति तो पेटेंट है, कांग्रेस का पेटेंट है तुष्टीकरण पर तो भाई। तो और फिर क्या होगा? अब वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो क्या बीजेपी को हम एक तरफा कहेंगे? नहीं, अब आप देखिए ना, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होगा? हवा महल में देख लीजिए, बाल मुकुंद चाणक्य को उतार दिया। और वहां पर कौन है सामने? अभी तो सामने है नहीं। और महेश जोशी जी की चर्चा तो ये है कि वो तो बीजेपी में जा सकते हैं। अरे भाई आप मुझे एक बात बता दीजिए स्वप्निल जी, आप कहते हैं साहब ईडी। अरे भाई ईडी से क्यों डरते हो आप? ठीक है, अगर पाक साहब ईडी से मत डरिए, ठीक है, बीजेपी ज्वाइन करते हैं आप। ठीक है, मैं एक बार फिर राजेश कटारा जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी, एक सवाल और मैं रोजगार पर लेकर महंगाई के इशू पर जाना चाहता हूं। 53 जिले हो गए हैं, इस बात पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। इन तमाम नए जिलों में नई बिल्डिंगें बनेंगी, नई हायरिंग्स होंगी, इसके बाद भी आपकी 7 गारंटियों में रोजगार की गारंटी ना होना क्या आपकी कमी को उजागर नहीं करता कि आप में विल पावर नहीं है? भाई यहां तो छाती ठोक के बोला जा सकता था ना कि अब तो इतनी नौकरियां हैं, पक्का तय है, वो भी आप नहीं बोल पाए। देखिए, जितनी जगह निकलेंगी नौकरियां कांग्रेस देगी, कांग्रेस हर आदमी का ख्याल रखेगी। अब ये जितनी गारंटियां दी हैं या जितने काम करें, क्या ये बेरोजगारी को कम नहीं करते या महंगाई को कम नहीं करती? आज 100 यूनिट बिजली फ्री हर घर में जा रहा है, 1500 रुपए का हर महीने का बिल कम हो रहा है। उस आदमी का बिजली महंगी इलाज के नाम पे आज पैसा कमाएगा, उस पैसे को कहीं तो काम मिलेगा आदमी। आज आप बताइए, बीमार हो रहा है, देश में हम कहाँ स्टैंड करते हैं उस बिजली की कीमत पर? जी, उस बिजली की कीमत पर हम देश में कहां स्टैंड करते हैं? ठीक है, आप 100 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तो बिजली महंगी है ना, ये तो आप मानेंगे ना? देखिए, वो केंद्र से खरीद का इसका अलग सिस्टम है। उसे जब आपको कोयला लेने के लिए आपकी पार्टी एक जगह राज्य में सरकार है, वहां पर जाना था, वहां से कोयला नहीं ला पाए थे, जब आप मिल बांट कर काम नहीं कर पाए, तो प्रदेश तो आपकी तरफ देखेगा ना कि भाई आपकी गारंटी पूरा होने की क्या गारंटी है? देखिए, उससे राज्य की भी कुछ सीमा है। अच्छा, ठीक है। ये नहीं कि कांग्रेस सरकार उससे अपन फ्री में कोयला ले आए। उस राज्य की कुछ आवश्यकता है, उस राज्य की कुछ होंगी, वो भी हमसे कुछ चाह रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होता कि राज्य में हमारी सरकार की तो पूरे भारत में सरकार थी पहले, इन्होंने क्या कर दिया उसके लिए बताइए आप? कुछ किया कि इन्होंने? बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार थी, और अब ये ERCP का ही मुद्दा कैसे है? बीजेपी की सरकार है ना MP में, ये क्यों नहीं कर रही है? जब कमलनाथ जी थे तब उन्होंने भी तो वहां से साइन नहीं किया था ना हमारे रिक्वेस्ट पर, और कई मैक्सिमम मीटिंग्स में तो आप लोग पहुंचे ही नहीं थे। सरकार ने आज जो गारंटी राजस्थान सरकार दी, भारत में कहीं है? किसी भी राज्य में है? आप बताओ। आप क्या 25 लाख रुपए का बीमा किसी को मिल रहा है? आप बताओ। एक नंबर गारंटी है कि नहीं पूरे भारत के अंदर? ठीक है, बताइए आप। ठीक है, मैं अशोक सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। अशोक सिंह जी, सच बताइए मुझे, आप बिल्कुल मतलब दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि क्या ओपीएस जो योजना है। ठीक है राजेश जी, 2 मिनट में आपको रोक रहा हूं। अशोक सिंह जी, दिल पे हाथ रख के बोलिए, महंगाई है कि नहीं है? प्याज महंगा है कि नहीं है? यही प्याज आपको सताता था, यही सिलेंडर आपको सताता था जब आप विपक्ष में होते थे, लेकिन आज आप उसका बचाव करते हैं। अब आप, अभी मैंने आपसे पेट्रोल डीजल बोला, अब आप मेरे को बता देंगे यहाँ वैट ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल बताइए ना कि जितनी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत थी उसके हिसाब से तो फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहा। पेट्रोल कंपनियां क्यों उसे नीचे नहीं ला रही? देखो, आपने वेट वाली तो बात बताई दी। दूसरा कहता हूँ, यदि बिजली है, बिजली कम से कम 16 बार फ्यूल चार्ज बढ़ा है, नीमांक एप्लीकेशन लगाई इन लोगों ने, 7 बार के लगभग इन्होंने विद्युत की दरें बढ़ाई है,
और जितने 3 प्रकार के कर लगते हैं वो सारे बढ़ाएं। सर, ये आप भी तो मैंने सेस बिजली की लगवाते बात थे की ना। थी मैंने आप भी तो ठीक है। सेस लगवाते थे ना। नहीं, मैं कह रहा आप भी तो सेस लगवाते थे नहीं, ना। हम सेस का जो प्रतिशत इनका फ्यूल चार्ज के अंदर हमारा 19 पैसे के लगभग आ रहा था, इनका 59 पैसे आ रहा है। आपने तो ये महंगाई नहीं आपने है। कहा कि हम एक वर्ग का कल्याण करना चाहते हैं, आपने देश से पूछा कल्याण करना चाहिए कि नहीं, देश ने हाँ कह दिया तो आपने सेस लगा दिया। अगर उनका कल्याण हो गया हो तो वो सेस हटाइए, आप वो हटाने की स्थिति में भी तो नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका यदि वेट और एक्साइज ड्यूटी में आप देखो कितना अंतर है। तेल के अंदर या 32 रुपये 50 पैसे के लगभग आ रहा है, पेट्रोल के अंदर आ रहा है 19 रुपये सेंट्रल एरिया, कितना अंतर हो गया। फिर एक होता हूँ, ये सेकंड आप उसको जीएसटी में डाल सकते थे, किसने रोका था? डाल देते आप, हमें तो राहत मिलती ना। अगर आपको हमारी परेशानियां दिख रही थी तो आप उसको जीएसटी में डाल देते। कितनी स्टेट है कांग्रेस वाले, कितनी आप बता रही मैं बताऊं जितने भी स्टेट हैं, विपक्ष वाले सारे हैं, सभी स्टेट मिलके तो करेंगे। और दूसरी मैं स्थिति बताऊं कि ये मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि साहब हमारी राजस्थान के अंदर हम सारा काम हमने अच्छा किया है। शिक्षा के अंदर 1,20,000 पद खाली क्यों अभी 3rd ग्रेड के, ये स्टेटमेंट विधानसभा के अंदर इन्होंने उत्तर में दिया है। और दूसरा कहा कि पुलिस वाले सिस्टम, आज अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं कि पुलिस की नफरी फुरी है ही नहीं। और पुलिस को किस प्रकार से आपने पंगु बना के छोड़ा हुआ है, आप उनके पास संसाधन नहीं दे रहे हैं तो अपराध तो बढ़ेंगे ही। उसमें राजनीतिक संरक्षण और होगा। ये बड़ा डायलेमा में डालने वाली बात है। देखिए मैं आपको बताता हूँ डायलेमा में डालने वाली बात क्यों है। मैं आपकी बात से मैं असहमति नहीं जता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल उठा रहा हूँ। हेमंत भाई गोयल जी इसको ज्यादा साफ कर पाएंगे। भाई जी मैं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिजली पर बात, मतलब बीजेपी विपक्ष के तौर पर प्रदेश में बिजली पर बात कर सकती है, पेट्रोल के दामों पर बात कर सकती है, लेकिन ओवरऑल महंगाई पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि ओवरऑल महंगाई पर जैसे ही बात होगी हर किसी के वादे फेल हुए हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही है। ये सही है कि महंगाई अकेले प्रदेश की तो सब्जेक्ट नहीं है, महंगाई तो सब्जेक्ट तो केंद्र का भी है ना, और केंद्र का ज्यादा है। तो महंगाई के लिए तो केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार से कहीं ज्यादा दोषी है। ये सही है कि राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल की जो दरें हैं वो पड़ोसी राज्यों से ज्यादा हैं। और चूंकि अब क्या नहीं हो, ये भी रहा है ना कि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा एक पार्ट ये जीएसटी बन गया। तो अब तमाम जो आप ये फ्री की स्कीम दे रहे हैं उसका पैसा कहां से निकलेगा? वो तो वो जेब से थोड़ी देंगे अशोक गहलोत साहब या कोई सरकार, वो आपको हमारी जेब से ही तो निकलेगा ना। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, और फिर एक बात और बताओ, फ्री की बात करें, 2018 में कांग्रेस सरकार आई, सीएम अशोक गहलोत साहब बने, और आते ही उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित किया ना, और ये कहा कि हमारा चुनाव घोषणा पत्र बाइबल है, कुरान है, गीता है। लेकिन कितना पूरा हुआ आप कभी डिबेट करवा लीजिए। तो अब कैसे हम विश्वास करें 7 गारंटी पूरी होंगी? तो ये तो झूठ का पुलिंदा है। राजनीतिक दलों में शुचिता नाम की चीज रह नहीं गई। हम संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, हम खुद अपनी गिरहबान में नहीं झांकना चाहते, हम सारी चीजें दूसरों पर थोपना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक पॉइंट जो आपने तुष्टिकरण का कहा था उस पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, आप मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, कि ठीक है कांग्रेस पर तुष्टिकरण के आरोप लगते हैं, लेकिन मैं इसे एक सेंटर का फेलियर भी मानता हूं। मैं इसे सेंटर का फेलियर इसलिए भी मानता हूं क्योंकि ओवरऑल उन चीजों पर कंट्रोल रखना देश के पर्सपेक्टिव में वो जिम्मेदारी केंद्र की आ जाती थी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन हर कोई वोटों के हिसाब से चलता है ना। वो देखते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार पर इस तरह का आरोप लगता है तो लगने दो, ठीक है, मैं उस पर इंटरवीन क्यों करूं? तो एक ये भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का नजरिया रहता होगा मेरे ख्याल से। तो हाँ ठीक है, बेनिफिट की बात है, बेनिफिट की बात। ठीक है। मैं राजेश कटारा जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अब राजेश कटारा जी देखिए स्थिति क्या है, मैंने आपसे टैबलेट और लैपटॉप पर पूछा था, ये तो आपका पिछली बार का भी वादा था ना कि नहीं था? अब आप उसको गारंटी में डाल देते हैं। मैंने कल भी कहा और आज मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, आपका जो घोषणा पत्र आएगा वो कोई 2 कॉलम में बटा हुआ नहीं होगा कि यहां पर हमारे वादे और यहां पर इस लाइन में हमारी गारंटियां हैं। भाई पिछली बार जो आपने दिया अगर वो आपकी गारंटी नहीं थी तो इस बार गारंटी पर भरोसा कैसे हो सकता है? लैपटॉप और टैबलेट क्यों नहीं बटे? संविदा क्यों नहीं हटा? जितने रोजगार आपने घोषणा पत्र में लिखे थे उतने आप क्यों नहीं दे पाए? इस पर तो आपको बोला ही जाएगा ना सर। बिल्कुल बोला जाएगा जी संदीप जी। ये क्या है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 5 साल में सरकार चलेगी, उसके बाद में इन्होंने उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था। बहुत चीज हमने करी, इन्होंने उसको कई चीजों को बंद कर दिया। आज हम जो कुछ चीज काफी चीज हद तक अपन कर चुके, जो हमारा मैनिफेस्टो था उसको हमने कितने % काम कर दिया आप बताइए। उसके अलावा कई चीजों के हमारे वादे नहीं थे, उस वादे को भी हमने पूरा किया है। और अब ये जो गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी अशोक गहलोत जी की गारंटी है और ये 100% पूरी होगी। देखिए जैसे अगर बीजेपी कहे कि हम महिलाओं को पैसा देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चलिए हो सकता है ऐसा, इसलिए क्योंकि एमपी में ऐसा हो रहा है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस ये कैसे करके बताएगी, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप वादा कर देते हैं,
फिर अगर सत्ता में आते हैं तो पहले तो 10 दिन बैठ के करके आप क्राइटेरिया ढूंढते हैं कि किस क्राइटेरिया के तहत उसको पूरा किया जाए, जैसा कि आपने किसान कर्ज माफी में किया। तो आप हो सकता है इन गारंटियों पर भी क्राइटेरिया ढूंढें। हम तो संशय इसलिए है ना क्योंकि मादा जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। देखिए, किसानों की जो कर्ज माफी थी आप भी जानते हो, कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्ज था वो 100% माफ हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ। कोई किसान ये कह सकता है मेरा लोन माफ नहीं हुआ? तो राहुल गांधी जी ने कहा पूरा करेंगे। कटारा जी, राहुल गांधी जी कहा पूरा करेंगे। कटारा जी देखिए क्या है कि सेंट्रल बैंक का लोन, सेंट्रल बैंक का लोन, सेंट्रल बैंक का जो लोन है वो राहुल गांधी जी झूठ बोले थे, नहीं चुका सकते। कटारा जी, राहुल गांधी जी झूठ बोले थे ना। अशोक जी प्लीज 2 सेकंड, मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेकिन आप किसानों को पर जितना भी लोन था उतना पैसा उनको देकर ये कह सकते थे ना कि सेंट्रल बैंक में जाकर लो अपना कर्जा निपटाओ भाई। अगर आपकी मंशा होती, आपने उसको सेंटर पर डाले रखा, तो आपकी गारंटियों में भी तो हो सकता है कि आप वापस सेंटर की तरफ डाल दें। हमने पहले भी बात की, केंद्र में हमने खूब बात करी, इन्होंने हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। ये साथ खड़े नहीं थे क्योंकि ये इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये किसानों की सुविधा के लिए नहीं, ये चुनाव जीतने के लिए चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी बात पर मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को बड़ा खुशी होती है ना अशोक सिंह शेखावत जी ये कहते हुए डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। जब 4 साल ऐसा मौका था जब प्रदेश में और सेंटर में डबल इंजन की सरकार थी, तभी कौन से हमारे भाग खुल गए? हम तो उस पलों को भी कोस रहे थे, तभी तो आपका जाना हुआ। देखो कि मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कटारा जी बता रहे थे, किसानों को तो पता पड़ गया कि राहुल गांधी जी झूठ बोल के गए थे। यहाँ किसानों के साथ आप मेरे सवाल पे आ जाइए प्लीज, बहुत अंतिम समय बचे हैं। हाँ थोड़ा सा ये और कह देता हूँ, जैसे ये उन्होंने कहा कि योजना बंद कर दी, योजना बंद करने का काम तो यही करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब हमारी सरकार थी, उस सरकार के अंदर हम सारी इन योजनाओं को लेके आए, उनका इम्प्लीमेशन किया। इनकी जैसे ऐसा नहीं है कि हमने उनको झूठ बोला। अच्छी योजनाओं पर तो पीएम मोदी भी मोहर लगा के गए, बोल दिया हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है और बेहतर बनाएंगे। ये तो कह रहे हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने योजना जो बंद करी ना, हमने योजना गुणवाई कि अन्नपूर्णा योजना को आपने बंद कर दिया, जो हमारी ग्रामीण गौरव पथ था वो आपने बंद कर दिया, इस प्रकार के टोल टैक्स आपने बंद कर दिए, और पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स वेट वाला था उसको आपने बढ़ोतरी कर दी। तो ये ऐसे करने वाले जो काम थे वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो काम जो करते हैं ना गहलोत साहब, योजना बंद करना काम है। मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रहा हूं और मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, जिससे मैंने इस डिबेट की शुरुआत की थी। मैं सिंपली एक ही बात कह रहा हूं, आप वादे कर लीजिए, आप गारंटी दे दीजिए, अंतर कुछ नहीं पड़ता। अंतर इस बात से पड़ेगा कि लोग क्या ये सोचेंगे कि ये सचमुच इससे पूरा करने का मादा रखते हैं या नहीं। क्योंकि सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से लगाइए, कभी भी मैनिफेस्टो जल्दी नहीं आता, टिकटों की घोषणा से पहले नहीं आता, वो मतदान से कुछ घंटों पहले ही आता है। तो वादे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज घोषित कर दिया, उससे बड़ी गारंटी क्या होगी? सरकारी दस्तावेज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी गारंटी है ना। तो इसलिए इन बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। और आप देखिए, 10,000 रुपए सालाना ये महिला मुखिया को देंगे, ये पैसा लाएंगे कहां से, ये भी बता दीजिए ना। और अगर लाएंगे भी कर्जा लाके, तो इस प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? अच्छा, फिर गहलोत जी को क्या ये पता नहीं है कि वो सरकार उनकी रिपीट नहीं हो रही? मतलब वो क्या आने वाली सरकार के मॉडल में डिफरेंस क्या है? फिर वेलफेयर स्टेट के मॉडल का मॉडल क्या है? जो सेंटर कर रही है वो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, या जो स्टेट कर रहा है वो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है? जी, हमको इस बारे में दीर्घकालिक योजना बना के चलना होगा। ये फ्री की चीजें खत्म करनी होंगी। आपको महिलाओं को 10,000 रुपए देने से सशक्तिकरण आप नहीं कर सकते। नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ। आपको किसानों का, जैसे सेंटर ने जब किसानों की बात की तो उन्होंने हमसे सेस लिया जी, है ना? हाँ, तो यही तरीका होगा कि आप एक वर्ग की जेब से पैसे निकालें और दूसरे वर्ग को देते रहें। बेहतर होता आप उनके लिए दीर्घकालिक योजनाएं बनाएं, उनके रोजगार के लिए योजनाएं बनाएं। ये जो कैश दूध देते हैं ना, ये चाहे किसानों को दें चाहे हम महिलाओं को दें, ये प्रिंसिपली गलत है। चलिए ठीक है, तो यह था आज का पंचतंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।